नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। हम बात करेंगे उस जटिल कानूनी सुरक्षा कवच की जो हमारे डॉक्टरों को निडर होकर अपना काम करने यानी मरीजों की जान बचाने की आज़ादी देता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले इस बड़े सवाल को लेते हैं जो अक्सर सबके दिमाग में घूमता है। जब इलाज के दौरान किसी मरीज की दुखद मौत हो जाती है तो डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मुकदमा या तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? आखिर इसके पीछे का कानून क्या कहता है? आइए इसे अच्छे से समझते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे विषय को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। सबसे पहले कानूनी सुरक्षा, फिर सुरक्षा के स्तंभ, उसके बाद अवैध सहमति, फिर मशहूर जैकब मैथ्यू केस के दिशा निर्देश और अंत में आपराधिक और दीवानी लापरवाही का अंतर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कानूनी सुरक्षा और चिकित्सा छूट की नींव। देखिए, हमारा कानून भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि मेडिकल प्रोफेशन कोई आम पेशा नहीं है। इसमें हर कदम पर बहुत बड़ा जोखिम होता है। और ये चीज़ हमें पुराने और नए कानून की शानदार तुलना से समझ आती है। एक तरफ है हमारा पुराना कानून, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 88, और दूसरी तरफ है हमारा नया कानून, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 26। अब दिलचस्प बात यह है कि भले ही कानून की किताब बदल गई हो, लेकिन डॉक्टरों को मिलने वाली ये जो बुनियादी ढाल है ना, वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। अब इस सिद्धांत का मूल क्या है? असल में इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर कोई काम किसी की जान लेने के इरादे से नहीं किया गया है, वो मरीज के फायदे के लिए गुड फेथ में और उसकी सहमति से किया गया है, तो वो अपराध नहीं है। बस यही वो खास कानूनी ढाल है जो एक डॉक्टर को बिना किसी डर के हाई रिस्क सर्जरी करने की पूरी आज़ादी देती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, सुरक्षा के स्तंभ। और इसे समझने के लिए जुम्मन खां बनाम सम्राट का ऐतिहासिक मामला बहुत अहम है। इस ऐतिहासिक मामले में अदालत ने साफ कर दिया था कि एक डॉक्टर को इस कानूनी ढाल का फायदा तभी मिलेगा जब 3 शर्तें पूरी हों। पहली, मरीज को इलाज के जोखिम यानी रिस्क की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी, मरीज की एकदम स्पष्ट और वैध सहमति होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, डॉक्टर का काम गुड फेथ यानी सद्भाव और पूरी सावधानी से किया गया हो। अब सवाल उठता है कि ये गुड फेथ या सद्भाव आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है ईमानदार इरादे और पूरी सावधानी के साथ मरीज के भले के लिए काम करना। इसे आरपी डांडा बनाम भूरेलाल केस से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इस केस में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीज की आंखों की रोशनी चली गई थी, फिर भी डॉक्टर को कानूनी सुरक्षा मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी सावधानी बरती थी और उनका इरादा केवल मरीज को ठीक करना था, नुकसान जाना नहीं। अब आते हैं तीसरे भाग पर। क्या ये ढाल कभी टूट भी सकती है? बिल्कुल। जब सहमति अवैध हो जाती है तो ये सुरक्षा ढाल काम नहीं आती। इसकी कुछ बहुत ही सख्त सीमाएं हैं। आईपीसी की धारा 90 साफ साफ बताती है कि कब किसी सहमति को कानूनी रूप से शून्य मान लिया जाएगा। अगर मरीज की सहमति डरा धमकाकर या कोई तथ्य छिपाकर ली गई हो, या फिर किसी नशे में धुत मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या 18 साल से कम उम्र के नाबालिग से ली गई हो, तो वो पूरी तरह अवैध है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर कोई तथाकथित झोला छाप या फर्जी डॉक्टर इलाज के लिए सहमति लेता है तो उसे धारा 87, 88 या 89 के तहत कोई भी सुरक्षा नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी अपवाद भी है। आईपीसी की धारा 92 मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक खास नियम बनाती है। फर्ज कीजिए कोई दुर्घटना का शिकार व्यक्ति बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया जाता है। अब ऐसे में औपचारिक सहमति लेना तो नामुमकिन है, राइट? इसलिए कानून यहाँ इम्प्लाइड कंसेंट यानी निहित सहमति को मानता है। मकसद एकदम साफ है, कागजी कार्रवाई या सहमति के इंतजार में किसी की जान बचाने वाले इलाज में 1 सेकंड की भी देरी ना हो। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक मिसाल यानी जेकब मैथ्यू दिशा निर्देश। ये वो फैसला है जिसने मेडिकल फील्ड में जवाबदेही की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इस पूरे मामले की कहानी शुरू होती है साल 1995 से। जीवनलाल शर्मा नाम के एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन बदकिस्मती देखिए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लाया गया वो अंदर से खाली था। मरीज की मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर जेकब मैथ्यू और उनके साथी पर आईपीसी की धारा 304A के तहत आपराधिक लापरवाही का चार्ज लगा। ये मामला खिंचता चला गया और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2005 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
वहां सर्वोच्च अदालत ने डॉक्टरों के खिलाफ चल रहे इस आपराधिक मुकदमे को पूरी तरह रद्द कर दिया। और यहीं से हमारा 5वां भाग शुरू होता है, आपराधिक बनाम दीवानी लापरवाही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में सिर्फ एक गलती करने और एक संगीन अपराध करने के बीच एक बहुत ही स्पष्ट, गहरी लकीर खींच दी थी। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि लापरवाही को 2 अलग-अलग पड़ों में तौला जाता है। एक है दीवानी लापरवाही यानी सिविल नेग्लिजेंस। ये तब होती है जब स्टैंडर्ड केयर में कोई कमी रह जाए या फैसले लेने में कोई चूक हो जाए। इसका नतीजा होता है मरीज को हर्जाना या मुआवजा देना। लेकिन दूसरी तरफ है आपराधिक लापरवाही। इसका लेवल बहुत बहुत ऊपर होता है। इसे घोर या ग्रॉस लापरवाही की श्रेणी में आना चाहिए। मतलब ऐसी लापरवाही जहां विवेकहीनता की सारी हदें पार हो जाएं, तभी किसी डॉक्टर पर मुकदमा चलाने या जेल भेजने का प्रावधान लागू होता है। अब अदालतें ये घोर लापरवाही कैसे तय करती हैं, इसके लिए अक्सर बोलम टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में समझें तो अगर कोई डॉक्टर उस तरीके से इलाज कर रहा है जिसे मेडिकल फील्ड के कई जिम्मेदार पेशेवर सही मानते हैं, तो उसे लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता, भले ही उस वक्त कोई बेहतर विकल्प क्यों ना मौजूद हो। कानून यह कतई नहीं कहता कि हर डॉक्टर के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन कौशल होना ही चाहिए। बस उसे एक सामान्य और सक्षम चिकित्सक के स्तर पर सही काम करना होता है। कानून की दुनिया में एक और बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत है, रेस इप्सा लोक्विटर, जिसका मतलब है चीजें खुद बोलती हैं। सिविल मामलों में कई बार सिर्फ दुर्घटना होने भर से मुआवजा मिल जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि क्रिमिनल मामलों में ये लॉजिक नहीं चलेगा। सिर्फ इसलिए कि कोई ऑपरेशन फेल हो गया या कोई अनहोनी हो गई तो डॉक्टर को तुरंत अपराधी नहीं मान लिया जाएगा। अभियोजन पक्ष को ठोस सबूतों के साथ साबित करना ही होगा कि लापरवाही वाकई में घोर थी। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही प्रभावशाली और याद रखने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये चिकित्सा पेशे की दक्षता के लिए सबसे घातक होगा यदि कोई भी अपनी गर्दन पर फांसी का फंदा लटके बिना दवा नहीं दे सके। ये शब्द अपने आप में बहुत ताकतवर हैं। ये इस बात पर जोर देते हैं कि अगर डॉक्टर हर वक्त अनुचित गिरफ्तारी के डर से कांपते रहेंगे तो वो कभी भी खुलकर अपना काम नहीं कर पाएंगे और इससे नुकसान पूरे समाज का होगा। इसीलिए डॉक्टरों को बिना वजह पुलिस के उत्पीड़न या झूठी शिकायतों से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के बहुत ही सख्त दिशा निर्देश तय कर दिए। पहला, अगर कोई निजी शिकायत आती है तो पहले किसी दूसरे योग्य डॉक्टर की विश्वसनीय राय लेनी होगी। दूसरा, पुलिस को भी कोई एक्शन लेने से पहले एक स्वतंत्र सरकारी डॉक्टर से मेडिकल ओपिनियन लेना जरूरी है। और तीसरा, डॉक्टरों की इस तरह से रूटीन गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब तक कि जांच के लिए ऐसा करना बेहद बेहद जरूरी न हो। तो इन सब बातों को एक साथ पिरोते हुए इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आपराधिक मुकदमों का डर जीवन रक्षक चिकित्सा को रोक देगा? देखिए, जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डॉक्टरों को बिना डर के जान बचाने की आज़ादी देना भी उतना ही अहम है। IPC 88 और BNS 26 से लेकर जैकब मैथ्यू केस तक हमारा पूरा कानूनी ढांचा इसी बेहद नाजुक संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से ये पूरा विषय आपको गहराई से समझ आ गया होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।